वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा ऑनगोइंग यूनिट एडी एंड एएस, और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि मार्क्स की वैल्यू कितनी है, तो ये दोनों ही टॉपिक, चाहे वो हमारा एक्सेस डिमांड हो या डेफिशिएंट डिमांड हो, दोनों ही टॉपिक 3-3 नंबर के हैं। ठीक, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2-3 चीजों को समझना है, और वो 2-3 चीजें क्या है कि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ है। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है जहां पर हमारा एडी इक्वल्स टू एएस हो। क्लियर, मतलब कि सी प्लस आई या इक्वल्स टू सी प्लस एस, या फिर अगर हम सी कॉमन मान लेते हैं तो आई इक्वल्स टू एस। ठीक है, तो जहां पर हमारा एडी इक्वल्स टू एएस हो या आई इक्वल्स टू एस हो, या अगर हम कहें एएस इक्वल्स टू वाई, अगर हम मान के चलते हैं तो ये एडी के बराबर होता है, तो वाई इक्वल्स टू एडी या फिर y इक्वल्स टू सी प्लस आई। यहां तक अभी तक हम सब चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हम आज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे बोला जा रहा है क्या, एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड, या हम बोलेंगे क्या, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब हो गया डिमांड में कमी, मांग में कमी। ठीक, तो एक्सेस डिमांड कब होगा, जब हमारा एडी ग्रेटर देन एएस हो जाए, या हम कहें कि डिमांड इंक्रीज बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और डेफिशिएंट डिमांड क्या है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड fall short of aggregate supply before full employment level। ठीक है, तो यहां पे ये दो चीजों को देखना जरूरी है। एक्सेस डिमांड क्या है, एडी ग्रेटर देन एएस, मतलब डिमांड बढ़ गई है फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा। और डेफिशिएंट डिमांड क्या है, जब वो डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई पर ही इक्वल हो जाए बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अब यहाँ इन चीजों को समझने के लिए हम एक छोटा सा हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि हमारे पास में दो तरीके की इकोनॉमिक थ्योरी है। पहली है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स और दूसरी है कीन्जियन। ठीक, कीन्जियन थ्योरी। अब यहां दो चीजों में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल है बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक, तो क्लासिकल ने एक थ्योरी दी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले थी या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। वो क्या था यहाँ पर कि जैसे हमारे को ये पता था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यहाँ क्या था कि पूरा यूरोप और एशिया, क्योंकि यूरोप के कंट्रोल में एशिया था, ये सब लोग लड़ाई कर रहे थे, वॉर में थे। तो इनकी डिमांड थी किसकी, एम्यूनिशन की, और एम्यूनिशन के साथ किसकी डिमांड कर रहे थे, ये फूड क्रॉप की। तो जितनी डिमांड हो रही थी उतनी ही सप्लाई हो रही थी, जितनी डिमांड थी उतनी ही मार्केट में सप्लाई थी। ये हो गया हमारा एडी इक्वल्स टू एएस। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है कब, 1919 में। ठीक है, और इसके बाद मार्केट में आता है रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज तक का सबसे बड़ा रिसेशन को हम बोलते हैं मंदी। यहाँ पे मंदी हो गई, मतलब डिमांड जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो क्लासिकल तो कहते थे भाई हमने तो एडी इक्वल्स टू एएस ही देखा है, जबकि कीन्जियन ने क्या बोला, नहीं, एडी लेस देन एएस भी हो सकता है और एडी ग्रेटर देन एएस भी हो सकता है। कि जब एडी ग्रेटर देन एएस होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, ये हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। और एडी लेस देन एएस में क्या होगा कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। तो इन्हीं चीजों को हमने पढ़ना है कि यहाँ पर हो गया आपका क्या, एक्सेस डिमांड
ठीक है। और ये हो गया आपका डेफिशिएंट डिमांड। ये क्या होता है और ये आज तक हो रहा है, अभी तक एट प्रेजेंट 2024 में भी ऐसा ही चलता आता है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने इन्हीं चीजों को पढ़ना है। द इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द इकोनॉमी ऑल्सो डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जब इक्विलिब्रियम है, आउटपुट का मतलब एडी इक्वल्स टू एएस है, तो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो रही है। दिस मींस दैट द लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन इक्वालिटी ऑफ एडी, व्हिच डज नॉट नेसेसरली मीन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरीवन इज एम्प्लॉयमेंट। अब ये बोलता है कि भाई अगर हमारा एडी इक्वल्स टू एएस भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हैं, कि हमारे यहाँ पर सब कोई एम्प्लॉयड है, ये भी कंपलसरी नहीं है, ठीक। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर ऑल द फैक्टर्स of production are fully employed in the production process. Equilibrium only means that if left to itself, the level of income in the economy will not change even when there is unemployment in the economy. तो इसका क्या मतलब है कि equilibrium का मतलब यही नहीं है कि हम सिर्फ level of income को अकेला छोड़ दें, भाई income के accordingly हमने देखना है कि y equals to AS या y equals to AD चल रहा है, नहीं, हमने दूसरे फैक्टर्स की ओर भी ध्यान देना है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मे बी मोर और less than the full employment level of output, hence an economy may be in the situation of excess demand or excess supply। तो ये बोल रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आउटपुट जो है वो बिल्कुल उसके इक्वल रहेगा, एडी इक्वल्स टू एएस ही रहेगा हमेशा। तो ये बता रहा है कि एडी ग्रेटर देन एएस भी हो सकता है या फिर एडी लेस देन एएस भी हो सकता है। तो यही दोनों कंडीशंस हमने अभी पढ़कर चलनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारा एक्सेस डिमांड या हम बोले इन्फ्लेशनरी डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम को, इसके डायग्राम को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये डायग्राम नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखो ये वाली जो लाइन हो गई ये हमारी इनकम की लाइन है, एएस कह दो या इनकम कह दो, ठीक है। ये हमारी एडी की लाइन जा रही है और ये हमारी दूसरी एडी की लाइन जा रही है। हमने यहाँ पे दो लेवल सिखाए हैं। तो ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने इस पोजीशन पर, ये वाली पोजीशन पर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ले लिया, मतलब यहाँ पर एडी इक्वल्स टू एएस हो चुका था। लेकिन क्योंकि इसको क्रॉस कर रही है, देखो यही वाली जो लाइन है ये एग्रीगेट सप्लाई इसको क्रॉस कर रही है और यहाँ पर एक और नया क्या बन रहा है हमारा एग्रीगेट डिमांड एट एक्सेस, मतलब डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर चली गई है। तो जब डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे चली जाती है तब क्या कंडीशंस होंगी, तब आएगा हमारा इन्फ्लेशन। मतलब अगर हमने 100 चीजों की डिमांड करी है लेकिन सप्लाई हो रही है सिर्फ 80 चीजों की, तो 20 चीजों का रेट बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों को नहीं मिल रही है, शॉर्टेज हो गई है मार्केट में। तो उस चीज को, कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या फिर हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द डिमांड इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट द एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये क्यों होता है दैट द डिमांड इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? वो तब होगा जब हमारी जो डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी क्रॉस करके चली जाएगी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये तभी हो रहा है क्योंकि जो डिमांड है ये एग्रीगेट डिमांड एक्सेस है, एडी ई, ये ई लिखा है एग्रीगेट डिमांड एट एक्सेस लेवल, जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी ऊपर क्रॉस कर जाए तब हमारा होगा एक्सेस डिमांड, ठीक है। T greater than AS at full employment level, it leads to rise in prices is long in the long run, and hence the amount by which the AD exceeds the AS at full employment level is known as inflationary gap। क्यों? क्योंकि जब हमारे को वो सामान ही नहीं मिलेगा, मतलब सपोज करो कि AD equals to AS हम लोग रीच कर चुके हैं, AD इक्वल्स टू AS, मतलब अगर हमारी डिमांड थी 80 की और हमारी सप्लाई भी होनी थी 80 की, लेकिन हमने डिमांड ज्यादा कर दी और सप्लाई हमारी कम रह गई, तो 20 चीजें हमारे को शॉर्ट पड़ रही हैं। तो इन 20 चीजों की जब
चीजें नहीं मिलेंगी, जब हमारे को जितनी डिमांड हम कर रहे हैं उतनी चीजें अगर हमारे को नहीं मिलेंगी तो प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी डेंजरस कंडीशन फॉर एन इकोनॉमी, ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली कंडीशंस हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में डिफ्लेशनरी गैप। अब ये डिफ्लेशनरी गैप का भी हमारे को क्या समझना है, सबसे पहले डायग्राम को समझना है। यहाँ पे हमारा इनकम और आउटपुट लेवल है, इनकम और आउटपुट लेवल यहाँ पे गिवन है। ये हमारा कंजम्पशन लेवल हो गया या एग्रीगेट डिमांड का लेवल हो गया। यहाँ हमने इनकम की ये एक लाइन ड्रॉ करी, एएस कह दो या वाई कह दो, दोनों ही एक बराबर होती हैं। क्लियर, ये 45 डिग्री एंगल पर चल रहा है। ये हमारा एक डिमांड हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमारे को करना था यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ही एडी इक्वल्स टू एएस हो गया। एडी इक्वल्स टू एएस कहां पर हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही। तो जब एडी इक्वल्स टू एएस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले हो जाए, ठीक है, तो वो कंडीशंस होती हैं हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट की या फिर डिफ्लेशनरी गैप की। इट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डिमांड इज नॉट इनफ टू एम्प्लॉय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि डिमांड इतनी हो ही नहीं रही कि हमें जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसमें यही चीज, यही डायग्राम है पूरा कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल शॉर्ट हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। एडी लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लेस लीड्स टू डिक्लाइन इन प्राइसेस इन द लॉन्ग रन। अब जब डिमांड ही नहीं है, सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है। अब यहाँ कंडीशन समझते हैं, हमारे को चाहिए था 100 डिमांड और 100 सप्लाई। ये एडी है, ये एएस है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो 80 हो गई और सप्लाई हमारी 100 है। मतलब सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। और जब प्राइस कम हो जाएंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने आउटपुट को डिक्रीज कर देगा, और जब आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा, प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा, इनकम लेवल भी कम हो जाएगा। और ये कंडीशन कहलाती है हमारी मंदी, मतलब डेफिशिएंट डिमांड। यहाँ पर आ जाता है रिसेशन। तो ये वाली कंडीशंस भी दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है, चाहे वो हमारी एक्सेस डिमांड हो या फिर डेफिशिएंट डिमांड हो। और इन दोनों को निपटने के लिए हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ मेजर्स लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले जो मेजर्स होते हैं, पहले गवर्नमेंट चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इनको हम बोलते हैं कौन से, ये हो गए हमारे फिस्कल मेजर्स। कौन से हैं, फिस्कल मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पूरी की पूरी आपका एक चार्ट प्रिपेयर है जिसमें आपको फिस्कल पॉलिसी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं किसको, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, किसमें मेजर्स। टूल क्या है, चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहले सरकार अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल करती है, तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल वेलफेयर। सरकार क्या कर रही है कि पब्लिक अथॉरिटीज जैसे सड़कें बनाना, पुल का निर्माण करना, रेलवे बनाना, इन सब चीजों पे सरकार के खर्च होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सेस डिमांड है, अगर एक्सेस डिमांड है तो सरकार अपनी स्पेंडिंग को, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्कफोर्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। जब एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब उनके पास पैसा ज्यादा है, तो जब उन चीजों के अंदर क्या होगा, कमी कर देंगे, तो हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है वो कम हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल को कम करने पर। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, इनको इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। इधर सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी और यहाँ पर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। इधर कम क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयमेंट लेवल कम करते हैं तो लोगों की इनकम लेवल पे इफेक्ट आएगा, इनकम लेवल कम होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आएगा, और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो एडी इक्वल्स टू एएस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि लोग डिमांड नहीं कर रहे, और डिमांड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा बढ़ाने के लिए सरकार उनको एम्प्लॉयमेंट देगी।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो होती है टैक्स। इसको हम बोलते हैं सरकार की इनकम, मतलब रेवेन्यू। ठीक है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जहां पर इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात आती है। तो यहाँ क्या है, टैक्सेस ये कंपलसरी पेमेंट होती है जो लोग सरकार को पे करते हैं। जब इफेक्टिव डिमांड होगा, मतलब एक्सेस डिमांड होगा, तो टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब सरकार यहाँ पे अपने खर्चे कम कर रही है, लेकिन अपना टैक्स इंक्रीज कर रही है, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। वो रेवेन्यू इसलिए इंक्रीज करा जाता है ताकि लोगों के जो जेबों में पैसा है वो बाहर निकले, उनकी परचेजिंग पावर को कम किया जा सके। तो जितना कम परचेजिंग पावर होगा, लोग उतनी ही कम डिमांड करेंगे। ठीक है, वेयर एज ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड जो टैक्स हैं वो कम हो जाते हैं। वो टैक्स इसलिए कम होंगे ताकि लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंच सके, उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ सके, और इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो सके। ठीक है जी, क्लियर। यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल सी कहानी समझ लो कि जब भी हम यहाँ पे मेजर्स लेकर आते हैं, फिस्कल मेजर्स, तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड में क्या होगा, स्पेंडिंग कम होगी। ठीक है, और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, और डेफिशिएंट डिमांड के समय में स्पेंडिंग बढ़ेगी और रेवेन्यू कम होगा। ये होता है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और ये हम कहलाते हैं फ्लो करने के लिए। ये कंट्रोल क्या है, एडी को कंट्रोल करना है, और ये क्या करना है, फ्लो ऑफ एडी। ठीक, तो ये एक छोटी सी हमारी समरी तैयार हो गई। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो, जो बहुत सिंपल वे में है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, बट ये हमारे को क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो ये आरबीआई की पॉलिसी है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किसकी पॉलिसी के बारे में, सरकार की पॉलिसी के बारे में, उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्या, कौन सी पॉलिसी बोलेंगे, अडॉप्टेड बाय आरबीआई, जो आरबीआई के द्वारा अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आरबीआई के मेजर्स होते हैं। सबसे पहले होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या हो गया, ये हम लोगों ने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। डिमांड ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक रिटेन्ड विद सेंट्रल बैंक एज रिजर्व, जो सेंट्रल बैंक के पास में कमर्शियल बैंक अपना पैसा रखता है। तो ये बार बार रिवाइज होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, जब भी हमारी इफेक्टिव डिमांड होगी, क्या होगी, एक्सेस डिमांड होगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि देखो इसको यहाँ पे कट करते हैं, क्लियर। तो सीआरआर के केस में क्या होता है, सीआरआर के केस में कि जब भी हमारा एक्सेस डिमांड होगा तो सीआरआर की परसेंटेज आरबीआई बढ़ा देगा। ठीक, वो क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक के पास में ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा लोन देंगे लोगों को, जबकि अभी यहां पर क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आरबीआई सीआरआर की रेट बढ़ाती है तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, वो आउटफ्लो कम करेंगे कैश का, जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, यहां पर ये उल्टा है, सीआरआर को कम कर दिया जाएगा ताकि जो लैंडिंग कैपेसिटी है, मतलब उधार देने की जो क्षमता है बैंकों की, वो बढ़े, लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचे और लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट कर सके इकोनॉमी में। ठीक है, सेम केस यहाँ पे एसएलआर का है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। दिस विल रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। अगर एसएलआर को भी इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर भी हम कंट्रोल कर पाएंगे एक्सेस डिमांड को। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एसएलआर को रिड्यूस करना है ताकि हम फ्लो कर सकें किस चीज को, एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास में बैंक रेट। अगेन द बैंक रेट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक गिव्स लोन टू इट्स कंज्यूमर्स। तो जब एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर एडी बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर बैंक रेट इंक्रीज करेंगे ताकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो सके। मतलब ईएमआई की जो परसेंटेज है हम उसको बढ़ा देंगे, होम लोन की परसेंटेज को बढ़ा देंगे, कमर्शियल लोन्स बढ़ जाएंगे ताकि लोगों के पास कम से कम पैसा जाए, और कम से कम पैसा जाएगा तो हमारा जो डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है तो बैंक रेट को भी कम करना पड़ेगा ताकि लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे। अब वो यहाँ पे डिमांड क्रिएट करें। ठीक है, दोनों ही अपोजिट है, बस इसको समझने की जरूरत है। रेपो रेट क्या होगा,
सेंट्रल बैंक lends टू कमर्शियल बैंक ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। अब ये क्या है, रेपो रेट, जहां पर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक पैसा उधार दे रहा है, ठीक है। अब अगर एडी बढ़ी हुई है तो सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द रेपो रेट, दिस विल मेक द लोन्स टेकन बाय कमर्शियल बैंक एक्सपेंसिव, हेंस कमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स एंड thus reduce the क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड एडी। मतलब यहाँ पे वही है, अगर एडी बढ़ा हुआ है तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा टू कंट्रोल द इंक्रीज डिमांड, और अगर यहाँ पर क्या है, एडी अगर कम है तो रेपो रेट को भी कम कर दिया जाएगा टू बूस्ट द इकोनॉमी, ठीक है। सेम वही चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। रिवर्स रेपो रेट, इसमें कमर्शियल बैंक जो भी उनका सरप्लस अमाउंट होता है वो सेंट्रल बैंक के पास में रखता है। दिस विल इंकरेज द कमर्शियल बैंक टू पार्क मोर फंड विद सेंट्रल बैंक एंड विल रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब अब अगर उनके पास में रिजर्व फंड्स हैं तो वो वहां पर दे देंगे ताकि भाई उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाए और जो इंक्रीज्ड एडी है वो कंट्रोल हो सके। यहाँ पे उन चीजों को रिवर्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन शेयर एंड डिबेंचर्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक जो है वो जब डिमांड बढ़ी हुई है तो लोगों के पास में सिक्योरिटीज बेचता है, भाई खरीद लो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है भाई, खरीद लो। तो लोग उस सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं जिससे कि हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जो आरबीआई है वो उनको कहता है लाओ भाई मेरे को दे दो अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर, डिबेंचर, ताकि तुम्हारे पास पैसा पहुंच सके, तुम मार्केट में डिमांड इंक्रीज कर सको, ठीक है। तो सेम अगर लास्ट हम देख लेते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल सेम वही केस है। अगर मेरे को 1 लाख रुपए लोन लेना है कमर्शियल बैंक से तो वो मेरे को लाख रुपए नहीं देगा, वो उसमें से कुछ सिक्योरिटी अपने पास में रख लेगा। सपोज वो 90,000 रुपए देगा, 10,000 रुपए उसने अपनी मार्जिन रख लिया, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो वो अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा कि भाई तुम 90 नहीं 80,000 ले जाओ। मैं कहूंगा भाई मैं लाख रुपए ले रहा हूँ लोन, ब्याज मैं दूंगा लाख रुपए पे, लेकिन मेरे को मिलेगा कितना, 80,000, तो ये तो मेरे लिए नुकसान आएगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेयर एज जब हमारी डिमांड कम है तो बैंक क्या कहता है, अरे ले जा भाई ले जा, लाख 80 की जगह 85,000 ले जाओ, 90 ले जाओ, 95,000 ले जाओ, क्योंकि हमें मार्केट में डिमांड इंक्रीज करने का है, कम नहीं करने का है, आप ले जाओ। तो हम लोग ले लेते हैं उनसे वो सारे के सारा पैसा और हम मार्केट में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो पैसे से डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है। दिस इज द टॉपिक ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर थे एडीएएस के यूनिट के, तो अब ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी भी आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।